हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्लेटो के राज संबंधी विचारों की व्याख्या करिए। यह खंड बा से दो प्रश्न आने वाले हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आपको मात्र 800 शब्द से लेकर 1000 शब्द तक इस प्रश्न में आपको लिखना है। अब एक्सप्लेन द प्लूटो आइडियाज अबाउट द स्टेट। राज्य स्वाभाविक है। सबसे पहले यह देखना है कि प्लूटो के अनुसार राज्य का निर्माण कैसे होता है। यद्यपि ये वह निर्माण प्रक्रिया का वर्णन राज्य की उत्पत्ति प्रारंभ करता है, किंतु उसका उद्देश्य ऐतिहासिक नहीं है। वह यह नहीं बताकर बतलाता है कि चाहता है कि वास्तव में राज्य की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ है। अब बच्चों, इसमें सीखने वाली क्या चीज़ है कि उसके किंतु इसका उद्देश्य क्या है। जी वाली जो लाइन है, जी लो लाइन है, इसको सीखना है आपको। सेफिस्टो की जो श्रेणी है उसमें आपको सीखना है। अब ऐसे बड़े क्वेश्चन में सबसे बड़ा क्वेश्चन है, तो इसमें अपन को क्या करना है जिससे अपने अच्छे अंक आ सकें। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इस चीज़ में बहुत ही बारीकी से समझेंगे हम। इसमें हेडलाइन के माध्यम से क्या है बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो आप उत्पादक वर्ग का प्रादुर्भाव। प्लूटो प्लूटो जो था अपनी बातों को इस स्वयं सिद्ध तथ्य से प्रारंभ करता है कि कोई मनुष्य आत्मनिर्भर अर्थात अपने में पूर्ण नहीं होता है। मनुष्य की आवश्यकताएं अनेक होती हैं, किंतु उसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वह स्वयं दूसरों की सहायता के बिना उन सब आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। मनुष्य की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र और मकान, चूंकि अपनी क्षमताओं की दृष्टि से लोग असम्मान होते हैं, इसलिए यदि हर आदमी अपने लिए इन सभी चीज़ों का उत्पादन करने लगे तो वह सफल नहीं होगा। इसलिए कोई खेती करता है, कोई वस्त्र बनाता है और कोई मकान, और हर व्यक्ति अपने विशेष काम के द्वारा अपनी दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इधर मैंने आपको बताया। अब मैं आपको दूसरी हेडलाइन के बारे में बताता हूँ। इधर सैनिक वर्ग का प्रादुर्भाव अपन को देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपन को दो हेडलाइन है, तो दो हेडलाइन को काले पेन से बेहतरीन लिखना है और अच्छी राइटिंग में लिखना है। अब सैनिक वर्गों का प्रादुर्भाव, किंतु प्लूटो कहता है कि मनुष्य अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करके संतुष्ट नहीं हो पाता। वह आराम, सुख और विलासिता की वस्तुओं की कामना करने लगता है, जैसे अच्छा भोजन, सुंदर वस्त्र, बढ़िया किस्म के मकान, आभूषण, फर्नीचर और भांति भांति के मनोरंजन के साधन इत्यादि। तो सैनिक जी दुर्भाव क्या है कि हमारे अंदर भोग विलासिता की जीवन शैली पैदा हो जाती है, जिस प्रकार से हम पैसा कमाते जाते हैं। राज्य में नए नए व्यवसाय खड़े होते हैं, और जैसे शिकारी, नाटका, नर्तक, परिचारिकाएं, नई धोबी, रसोई, चिकित्सक इत्यादि व्यवसाय। परिणाम यह होता है कि जो भूमि पहले उस राज्य के भरण पोषण के लिए पर्याप्त थी, अब छोटी पड़ जाती है। छोटी क्यों पड़ जाती है कि दिन पे दिन मकान बन रहे हैं और घरेलू आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। मकान बढ़ रहे हैं तो ज़मीन अपर्याप्त हो रही है। भोजन के लिए क्या हो रहा है, किसानों की खेती जहाँ पर होती थी वहाँ पर मकान बनने लगे हैं। तो क्या है, भरण पोषण में कमी होने लगी है। तो सैनिक वर्ग का प्रादुर्भाव यह भी हुआ है। और आक्रामक दोनों ही प्रकार के युद्ध लड़ने पड़ते हैं। तो इनकी संपत्ति को बचाने के लिए क्या है, दोनों प्रकार के युद्ध लड़ने पड़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर देखते हैं दूसरी शासक वर्ग का प्रादुर्भाव। प्लूटो कहता है कि उत्पादक तथा सैनिकों के दो वर्गों के राज्य की रचना पूरी नहीं हो जाती। शासक वर्ग का प्रादुर्भाव, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शासक वर्गों का जो प्रादुर्भाव रहा है उसको
इस हेडलाइन के माध्यम से लिखना कैसे है, केवल आपको हेडलाइन याद कर लेनी है और इस आप बड़े आंसर को बहुत ही बुद्धिमानी और अच्छे उत्साह से लिख सकते हैं। तो इस को आपको लिखना है, वही संरक्षक सदैव राज्य की प्रकृति के अवयव, राज्य की प्रकृति के अवयव। प्लूटो के अनुसार राज्य की प्राकृतिक अवयवी अर्थात अवयव शरीर के भांति शरीर के विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है। उन अंगों का निश्चित होते पूरे शरीर का कल्याण बात पर निर्भर करता है। हस्तक्षेप ना करें। शरीर में बुद्धि का केंद्र मस्तिष्क होता है, उसकी पूरी व्यवस्था का संचालन करता है। तो उसी प्रकार अब आगे बढ़ते हैं। राज्य का उद्देश्य। प्लूटो के राज्य का उद्देश्य क्या था? प्लूटो ने राज्य का जो उद्देश्य निर्धारित किया वही वास्तव में उसके अन्य राजनीतिक विषय समझने की कुंजी है। उसके सिद्धांत समय प्रचलित आधुनिक विषय की विचारधाराओं से भी उसका मेल नहीं खा पाता है। आधुनिक विचारधाराओं का से भी मेल उसका नहीं हो पाता और नैतिकता और नैतिकता के जीवन से कोई संबंध नहीं है। प्लेटो ने देखा कि उसके समय में यूनानी राज्य के नागरिकों में भारी फूट पड़ी थी, जो चारों न्याय, नैतिक असंघर्ष और आज्ञान का बोलबाला हो था। हर जगह सुख और शांति की कामना करता था, किंतु वह इस चीज़ की खोज करता था और उसे नहीं मिल पाती थी। उसे पर्याप्त होते हुए उपद्रव, संघर्ष, वेदना और मृत्यु इसका कारण उसके स्वभाव में निहित भ्रम था। तो इस प्रकार से प्लूटो ने राज्य का उद्देश्य में बहुत सारी अज्ञानताएँ फैलाई हुई थी और बहुत सारे चीज़ें हुई थी उसके शासनकाल में। तो शांति नहीं मिल सकती थी। वास्तविक सुख के लिए तो बुद्धि और विवेक की ही शरण लेनी पड़ेगी। जैसे कि अगर लोग पढ़े लिखे होंगे और ज़्यादा शिक्षित होंगे तो वहाँ पे क्या है, सुख समृद्धि ज़्यादा मानी जाएगी। प्लूटो मानता है कि आत्मा के गुण स्वाभाविक और जन्मजात होते हैं। उसने आत्मा के चार गुण माने: संयम, साहस, बुद्धि और न्याय। इन गुणों की क्षमताएं व्यक्ति असमान होते हैं, शुभ प्राप्ति करते हैं। C.L. बेपर लिखता है कि C.L. बेपर मुख्य लिखता है कि प्लूटो की आवश्यकता बड़ी विशेषताओं उस पर आग्रह की मनुष्य की असली निर्माता राज्य है। यह चीज़ उसकी रचनाओं में बार बार उभरती हुई मिला है। तो ये इस क्वेश्चन को संक्षिप्त में राज्य का उद्देश्य नैतिक है, इस कड़ी को आपको लिखना है जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है, कॉमा लगा है। संक्षिप्त में राज्य का उद्देश्य नैतिक है, अर्थात शुभ की प्राप्ति करना और शुभ की प्राप्ति के मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। इस प्रकार राज्य का उद्देश्य वास्तव में वही है जो मनुष्य जीवन का है, किंतु प्लूटो इस बात को भली भांति समझता है कि विद्यमान राज्य मनुष्य की आत्मा का संतुलन प्राप्त करने में सहायता नहीं करते, वे तो उल्टे उनके विकृत करते हैं। इसलिए वह एक आदर्श राज्य की कल्पना करता है जो मनुष्य को सही अर्थ में मनुष्य बना सके। ये अब प्लूटो के न्यायिक सिद्धांत की आलोचना ये परीक्षण कीजिए। ये 2011, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 में भी आएगा, तो इसको पढ़ लीजिए। और मेरे हिसाब से प्लूटो के समय प्रचलित न्याय के सिद्धांत जॉर्ज सेवाइन ने लिखा है कि रिपब्लिक राज्य के जिस रूप का प्रतिपादन किया है उसकी परिणति न्याय की धारणा में होती है। विलियम एवरस्टाइन का भी यह मत है। वह लिखता है कि न्याय के विवेचन में प्लेटो राज्य दर्शन के सभी तत्व सन्निहित हैं। रिपब्लिक का संवाद प्रारंभ ही न्याय की समस्या को लेकर होता है। संवाद के दौरान दृष्टिकोण उभर आते हैं। एक पक्षधर पॉलीमार्क है, दूसरे का प्रतिबंध थेमोक्रेसिस करता है और तीसरे का ग्लाउकन। पॉलीमार्क्स के अनुसार हर व्यक्ति को उसका उचित देना ही न्याय है। उचित व्याख्या करते हुए वह आगे कहता है कि न्याय एक कला है जो मित्रों के साथ भलाई और शत्रु के साथ बुराई करना सिखाती है। प्लूटो के न्याय इस परिभाषा से स्वीकार नहीं करता। उसका कहना है कि जिस व्यक्ति के साथ बुराई की जाएगी उसका अधःपतन होगा और वह अपने मूल गुणों को खो बैठेगा। चूंकि मनुष्य का गुण ही न्याय है, इसलिए अपने गुणों से वंचित होने पर वह व्यक्ति न्यायशील हो जाएगा। इसका अभिप्राय
तो यह हुआ कि न्यायिक शिक्षा ग्लाउकन तर्क उत्तर प्लेटो कहता है जिस प्रकार चिकित्सक का काम रोगी है। ग्लाउकन का कथन है कि न्याय निरूढ़ मात्र है, उसका आधार प्राकृतिक नियम नहीं है। प्राकृतिक व्यक्ति न्याय करेगा यदि वह अस्वस्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्लेटो के न्याय की व्याख्या कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडलाइन है, इसको नोट कर लीजिए और इसके बारे में बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिए। यह हर बार की तरह आया है। प्लेटो के अनुसार न्याय दो निवास स्थान, व्यक्ति, आत्मा, राज्य। न्याय की धारणा को सही तरह से समझने की आवश्यक है। दोनों स्वरूप एक साहस है। पहले व्यक्ति को लीजिए। प्लेटो के अनुसार न्यायशील व्यक्ति होगा जो काम करने की प्रकृति समुचित रूप से करना चाहता है, वह ढंग से करते। वास्तविक वासनाएं मनुष्य को इंद्रियों के भोगों को प्रेरित करती हैं। यदि वासनाएं इतनी प्रबल हों कि वह निरंतर उन्हीं के पीछे दौड़ रही हों तो उसका व्यक्तित्व एकांकी होगा, उसमें संतुलन नहीं होगा। सूर्य तत्व का गुण मनुष्य को बहादुर और निर्भीक बनाता है, जिसके कारण उनकी चीज़ों से डर है जिनसे नहीं डरना चाहिए। इसमें देखेंगे अपन काफ़ी चीज़ें अच्छे से हैं। उनसे नहीं डरता कहने का अर्थ यह है कि वह सुख भोगों की ओर नहीं दौड़ता, उन्हीं कामों को करता है जो उसे करने चाहिए। बुद्धि का काम पूरी आत्मा पर करना है, वह वासना और सूत्र दोनों पर नियंत्रण रखती है। तो शासन करती है, उसे निरंतर द्वंद्व नहीं होता। इसके लिए मैं थोड़ा हल्के हल्के से थोड़ा आगे से पढ़ता जा रहा हूँ, तो आप विशेष ध्यान रखिए कि प्लेटो जो लिखता है यह एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। और इस कंसेप्ट को अपन क्या करना है दोस्तों, न्यायशील मनुष्य अपनी आत्मा के विभिन्न अंगों को एक दूसरे कामों में हस्तक्षेप नहीं करने देता। इस प्रकार हमें इस बात का प्रारंभ हो जाता है कि यही सिद्धांत राज्य पर लागू होता है। आत्मा की भांति राज्य में भी 3 गुण वासना, सूत्र, बुद्धि पाए जाते हैं। इन गुणों के आधार पर राज्य 3 वर्गों में विभक्त होता है। वासनाओं की प्रधानता होती है और दूसरे को सूत्र तत्व, तीसरे बुद्धि विवेक की। जिस वर्ग की वासना प्रधान होती है उसके सदस्य किसान, शिल्पी, व्यापारी आदि बन सकते हैं। वे युद्ध अथवा शासन के काम के और बुद्धि प्रधान व्यक्ति शासन के उपयुक्त होते हैं। राज्य में न्याय का अर्थ विभिन्न वर्गों के लोग उन्हीं कामों को करें जिनके लिए करते नहीं होते। देखो तो स्वभावतः योग्य हैं और दूसरों के कामों में हस्तक्षेप ना करें। ऐसा काम हो सकता कि कोई कोनो के हस्तक्षेप ना करें, सब लोग हस्तक्षेप कर दे एक दूसरे के काम में। लेकिन प्लूटो ने ये दर्शा। माइकेल बी फॉरेस्टर लिखता है, प्लूटो की दृष्टि में न्याय मनुष्य के सद्गुणों का एक अंग है और साथ ही वह बंधन है जो मनुष्य को राज्य के रूप में संयुक्त करता है। वह यह समान गुण है जो मनुष्य को भला और साथ ही साथ सामाजिक बनाता है। दूसरों शब्दों में न्याय ही वह गुण है जिसके फलस्वरूप मनुष्य परमेश्वर में मिलकर राज्य का निर्माण करता है। जॉर्ज सेवाइन के शब्दों में न्याय वह सूत्र है जो समाज की एकता को कायम रखता है। व्यक्तियों का ऐसा समन्वयक गुण है। जॉर्ज सेवाइन के बारे में जी आपको इसके शब्दों में पढ़ना है। और व्यक्तियों का समन्वय संगठन, इस प्रकार से स्वाभाविक क्षमता, शिक्षा आदि के अनुसार अपने जीवन का कार्य मिल जाता है। वह व्यक्ति सामाजिक दोनों प्रकार के सद्गुणों को उसको राज्य के तथा सदस्य दोनों के परम शुभ अनुरक्षण करता है। अर्नेस्ट वॉलकर ने प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो व्याख्या की है वह लगभग पूर्ण है। सामाजिक न्याय समाज का सिद्धांत है, ऐसे समाज को विभिन्न प्रकार आ जाता है। प्लेटो का कहना है कि न्याय के बिना न मनुष्य अच्छा मनुष्य बन सकता है और ना राज्य का अच्छा सदस्य। जिस राज्य में लोग प्रलोभन अथवा अनुचित आकांक्षाओं के वशीभूत होकर दूसरों के कार्य क्षेत्र में
शिक्षक योग्य नहीं है, हस्तक्षेप करते हैं, वह राज्य नाश को प्राप्त होता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना कीजिए। मनुष्य स्वयं अपने विचारों व कार्यों को तय करता है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपको हेडिंग लिखने के लिए प्रेरित करूँगा। आप अच्छे हेड राइटिंग में अच्छी हेडलाइन लिखें, और हेडलाइन लिखने के बाद आप उसमें बहुत अच्छा लिख सकते हैं कुछ भी जो आपको विचार में आ रहा है। नैतिकता की धारणा गलत। प्लेटो की दूसरी मान्यता यह है कि राज्य का उद्देश्य नैतिक है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और व्यक्ति की प्रतिभा बहुमुखी। हर व्यक्ति में किसी एक ही गुण, वासना अथवा साहस बुद्धि की प्रधानता होती है। वे मानते हैं कि व्यक्ति की प्रतिभा बहुमुखी होती है, उसमें अनेक क्षमताएं होती हैं। अब ये वाली हेडलाइन जो है, इसको भी अपन को हेडलाइन तैयार करनी है, तो ज्ञापन ज़्यादा लॉन्ग लिख सकते हैं। राज्य का संबंध भौतिक जीवन की सुख सुविधा से है। तो राज्य का संबंध भौतिक जीवन की सुख सुविधाओं से है। उसका समान व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति भौतिक सुख शांति का उपभोग कर सके। क्योंकि उस पर व्यवस्था से भी सभी नागरिकों का संबंध होता है। तो उसके दार्शनिकों की कल्पना का कपोल कल्पित यह भी कहा जाता है कि प्लेटो ने जिस प्रकार दार्शनिक की कल्पना की है उनका मिलना दुर्लभ है, और यदि मिल भी जाए तो वह राज्य का संचार नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से दार्शनिक है। और छठा है न्यायिक विधिक पक्ष। न्यायिक विधि पक्ष बहुत ही मजबूत होना चाहिए हर राज्य का, जिससे कि राज्य के लोग एकदम सुदृढ़ रहें और अपने अपने काम में व्यस्त रहें। प्लेटो ने न्याय के विविध का पक्ष का पूर्ण परीक्षा की। तत्कालिक अर्थ में न्याय का संबंधी विधि से, इसलिए शिवाइन का यह कथन उपयुक्त है कि किसी भी अर्थ में यह प्लेटो की परिभाषा विविध परिभाषक नहीं है, और विधिक दृष्टि से न्याय का अर्थ है मनुष्य की ऐच्छिक कार्य करने की शक्तियाँ होती हैं। कानून का काम है इस बात की गारंटी देना कि वह अपनी उन शक्तियों का अबोध रूप से प्रयोग कर सके। प्लेटो के न्याय में इस प्रकार की धारणा का कहीं कोई स्थान नहीं है। तो ये मैंने आपको इतनी बेहतरीन चीज़ों के बाद में इसको पढ़ाया है, और मुझे विश्वास है कि इस चीज़ को पढ़कर आप लोग भी इसका पूर्ण रूप से लाभ उठाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं घंटों घंटों बैठकर आपके लिए ये सारी चीज़ कर रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को फ़ायदा उठाइए और चीज़ को सुनिए और अपने नोटबुक में नोट करते जाइए। जय हिंद, जय भारत।